बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्थ ऑर्डर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली ये प्लेसमेंट ऑफ सिबलिंग्स होती है विद इन द फैमिली के कौन किस नंबर पे है अपनी फैमिली में, सिबलिंग्स में उसका कौन सा नंबर है। ठीक है, तो जो फ्रॉइड ने ना 5 चीज़ों को डिफ़ाइन किया था विद द ऑर्डिनल पोजीशंस के कौन कौन सी पोजीशंस आपकी फैमिली में हो सकती हैं। फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, मिडिल चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड और द ओनली चाइल्ड। इन 5 चीज़ों को उसने डिस्क्राइब किया था और उसने कहा था कि फेवरेबल या अनफेवरेबल जो आउटकम होता है वो बेसिकली बेस कर रहा होता है बर्थ ऑर्डर प्लेस पे। जो हमारे बर्थ ऑर्डर होते हैं वो हमारे अंदर वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं स्पेशल चैलेंजेस को और हमें इनकरेज करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स रिवॉल्वरीज क्रिएट कर सकें और अलाइंसेस भी बना सकें अपनी फैमिली के अंदर। एडलर के अकॉर्डिंगली जो बर्थ ऑर्डर है ये मेजर चाइल्डहुड सोशल इन्फ्लुएंस है जिससे एक बच्चा अपना लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए हम जब हिस्ट्री लेते हैं अपने क्लाइंट्स की बेटा तो वहाँ पे भी हम बर्थ ऑर्डर को ज़रूर कंसिडर करते हैं। हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट हमारे सामने बैठा है, जिसको हमने डील करना है, जिसको ट्रीट करना है, वो कौन से बर्थ ऑर्डर में लाइक करता है, क्योंकि बर्थ ऑर्डर प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके बेटा, फर्स्ट बॉर्न की अगर हम बात करें तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो ग्रेट डील ऑफ टाइम होता है और जो अटेंशन होती है वो फर्स्ट बॉर्न की तरफ होती है और इस रिज़ल्ट में जो बच्चा होता है वो सिक्योर पोजीशन होल्ड करता है विद इन द फैमिली। ठीक, और जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसको अनडिवाइडेड अटेंशन मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा आता है यानी कि दूसरे बच्चे की बर्थ होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना टाइम न्यू बॉर्न के साथ स्पेंड करते हैं या शेयर करते हैं। इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है वो रिजेंटमेंट बिल्ड कर लेता है और एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। ठीक, एडलर ने कहा था कि जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं विद लॉस ऑफ प्रिविलेज पोजीशन बट ओनली दोज हु हैव बीन पैम्पर्ड। सिर्फ वो इस पोजीशन से को लॉस करने के से सफ़र कर रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पैम्पर्ड किया जाता है विद द पेरेंट्स और फिर उनके अंदर ग्रेट रिसेंटमेंट, डिस्करेजमेंट और हेट्रेड आ जाता है दूसरे सिबलिंग की तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जो फर्स्ट बॉर्न की डिग्री ऑफ डिस्करेजमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उसमें एज आ जाती है व्हेन डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन फॉर न्यू अराइवल आ जाती है यानी कि उसको निगलेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द अराइवल ऑफ द न्यू वन या सेकेंड चाइल्ड। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट बॉर्न की प्लेस होती है फैमिली में वो एज इट इज़ नहीं रहती है, तो जो न्यू अराइवल होता है उसको फॉर्मर लिटिल मोनार्क हो जाती है इन एज़ कम्पेयर टू ओल्डर चाइल्ड और उसको हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेशन मिलता है। एल्डर ने स्टेट किया था कि जितने भी बच्चे एक फैमिली में होते हैं जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं वो सिग्निफिकेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करते हैं और वो पावर को एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फर्स्ट बॉन्ड्स में होते हैं वो ये हैं कि वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं आउटलुक में, नॉस्टैल्जिकली वो पास्ट को देखते हैं और डिसप्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होता है उनको ऑर्गेनाइजेशन में और मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस में। इसके बाद एडलर ने जो बताया था कि फर्स्ट बॉन्ड्स होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कॉन्साइंशियस होते हैं। उनमें सोशल इंटरेस्ट बहुत कम होता है और वो बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योरिटी, सस्पिशियसनेस और हॉस्टिलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं अगर उनमें सोशल इंटरेस्ट डेफिशिएंट हो तो। ठीक,
और उसके अलावा एक जो फेवरेबल आउटकम होती है ओल्डेस्ट चाइल्ड के लिए वो ये होती है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अदर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। और अनफेवरेबल अगर आउटकम की बात करें तो वो ये होता है कि दे फील इनसिक्योर और ओवरली रिलायंट हो जाते हैं ऑन द रूल्स, ठीक है, लेटर ऑन। तो ये एक अनफेवरेबल आउटकम है और एक फेवरेबल आउटकम है ऑफ फर्स्ट बॉर्न्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड बॉर्न। सेकंड बॉर्न चाइल्ड जो होता है वो बेसिकली ग्रो होता है और उसे पता होता है कि जो पेरेंटल टाइम है और पेरेंटल अटेंशन है वो शेयर होगी, ठीक। इसीलिए जो सेकंड बॉर्न होते हैं उन्हें लॉस ऑफ पावर या लॉस ऑफ अथॉरिटी से ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट बॉर्न की बात करें तो फर्स्ट बॉर्न सेकंड बॉर्न को इनकरेज करते हैं, तो इससे जो सेकंड बॉर्न होते हैं वो पॉजिटिव और हेल्दी होते हैं इन देयर डेवलपमेंट। जो ओल्डर सिबलिंग होते हैं वो बेसिकली ओल्डर सिबलिंग या फिर हम फर्स्ट बॉर्न की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग डिसेंटमेंट शो कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द सेकंड चाइल्ड और हर एरिया में उनसे एक्सेल करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो सेकंड चाइल्ड है वो हाई गोल सेट करता है जो कि इवेंचुअली फेलियर की तरफ ही चले जाते हैं। अगर हम बात करें सेकंड चाइल्ड की तो वो स्ट्राइव कर रहा होता है डायरेक्शंस में जो कि फर्स्ट बॉर्न से डिफरेंट होती हैं या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी डायरेक्शंस ढूंढ रहा होता है या स्ट्राइव कर रहा होता है या कर रही होती है जो कि फर्स्ट बॉर्न से डिफरेंट हो ताकि। और जो ग्रेट डील है सेकंड बॉर्न की वो चाइल्ड इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर रही होती है कि वो कैसे फैमिली में उसको ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम मिडिल चाइल्ड की बात करें तो मिडिल चाइल्ड भी टाइम और अटेंशन को शेयर कर रहा होता है और जो मिडिल चाइल्ड होता है ही और शी ऑफन फील्स कि वो एक डिफ़िकल्ट या अनफेयर पोजीशन में हैं, ठीक है। मिडिल चाइल्ड जो होते हैं वो डिफीटेड फील करते हैं बाय द ओल्डर वंस या फिर यंगर सिबलिंग्स और इसके अलावा उनके अंदर जो स्किल्स की मैनिपुलेशन होती है वो उसको लर्न करते हैं, निगोशिएशन को लर्न करते हैं फ्रॉम द फैमिली पॉलिटिक्स जिसमें वो खुद को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक। और जो मिडिल चाइल्ड है वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं एरियाज़ में जो कि डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू या एज़ दोज ऑफ ओल्डेस्ट चाइल्ड। उसके बाद जो एक पोटेंशियल फेवरेबल आउटकम होता है मिडिल चाइल्ड के लिए वो ये होता है कि वो एम्बिशियस होते हैं और स्ट्रॉन्ग सोशल इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। अगर हम अनफेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो जो मिडिल चाइल्ड होते हैं वो रेबिलियस होते हैं और इन्वियस होते हैं और कभी कभी उन्हें डिफ़िकल्टी भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है बीइंग अ फॉलोअर, यानी कि वो फॉलो कर रहे होते हैं ना ओल्डर वंस को, तो उसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड। अगर हम यंगेस्ट चाइल्ड की बात करें तो दे टेंड्स टू बी पैम्पर्ड, वो पैम्पर्ड होते हैं विद इन द फैमिली, ठीक है। और जो यंगेस्ट चाइल्ड होते हैं उनके पास ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और यंगेस्ट चाइल्ड को हम फैमिली पेट्स भी कह सकते हैं और उनको एज क्यूट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे रोल मॉडल्स उनके लिए फैमिली में मौजूद होते हैं। तो यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्सेल कर रहे होते हैं हर चीज़ में और वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी प्लेस विद इन द फैमिली, ठीक है। और जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन को डेवलप करते हैं, दे आर एक्चुअली द हायर अचीवर्स और जो चीज़ वो करते हैं उसमें वो हाईली अचीव करते हैं। उसके बाद अगर हम यंगर चिल्ड्रन की बात करें जो कि स्पॉइल्ड होते हैं या पैम्पर्ड होते हैं, वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनकी टेक केयर करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके नखरे उठाने के लिए या लाड उठाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनको एज एन एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर एवरीथिंग, ठीक है।
तो अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों से ले रहे होते हैं। जो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस होता है यंगर चाइल्ड के लिए वो ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू कॉम्पीट इन लाइफ, और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन भी उनको मिलता है। और एक अनफेवरेबल रिज़ल्ट या अनफेवरेबल आउटकम ये होता है कि दे फील इन्फीरियर टू एवरीवन। ठीक है, तो इन्फीरियॉरिटी फील कर रहे होते हैं फ्रॉम एवरीवन। ओके, द लास्ट वन इज़ द ओनली चाइल्ड। अगर हम ओनली चाइल्ड की बात करें तो वो भी यंगेस्ट चाइल्ड की तरह पैम्पर्ड होते हैं, और जो ओनली चाइल्ड हैं उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप नहीं होता, बल्कि उनके अंदर इसकी बजाय एक एक्सेजरेटेड व्यू होता है सेल्फ इम्पोर्टेंस का। ठीक, ओनली चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त अकेले गुजार रहे होते हैं, और उनके अंदर रिच इमेजिनेशंस होती हैं, उनके पास कोई भी मॉडल या कॉम्पिटिटर नहीं होता, और वो बहुत रेयरली सीखते हैं कि हाउ टू शेयर समथिंग या फिर कॉम्पीट फॉर अटेंशन। ठीक है, जो ओनली चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो लाइफस्टाइल्स डेवलप होते हैं उसमें टिमिडिटी या ओवर डिपेंडेंस होती है दूसरों के लिए, और दे आर डेफिशिएंट इन सोशल इंटरेस्ट के लिए उनके अंदर डेफिशिएंसी मौजूद होती है। एडलर का बिलीफ ये था कि जो पर्सन्स की परसीव रोल होता है विद इन अ फैमिली वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बर्थ ऑर्डर इट्सेल्फ। ठीक है, एडलर ने एग्जामिन किया था फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स के जो सिबलिंग्स होते हैं वो बेसिकली क्लेम कर रहे होते हैं कि जो रोल ऑफ बर्थ प्लेस है वो भी डिस्टेंस कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर 3 सिबलिंग्स हैं तो जो ओल्डेस्ट बीइंग है वो 10 इयर्स ऑफ एज है, द सेकंड वन जो है वो 8 इयर्स का, और जो थर्ड वन है वो 1 ईयर का है। तो इसमें जो फैमिली कॉन्स्टेलेशन है वो बेसिकली रिजेंबल कर रही होती है कि इन ओल्डर इन यंगर सिबलिंग फर्स्ट टू चिल्ड्रन, और जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है उसको हम कह सकते हैं कि बीइंग मोर एकन टू दैट ऑफ एन ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो वो ओनली चाइल्ड की तरह का होता है। एडलरियन बर्थ ऑर्डर थ्योरी जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है, एडलर ने क्लेम किया था कि जो सेकंड हमारे पास बॉर्न होता है वो हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, जबकि रिसर्च से पता चला था कि जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं वो हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिबलिंग्स। उसके बाद एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था 23 इयर्स का, उसको स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, 23 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था स्पेस में, जिसमें 21 जो थे वो फर्स्ट बॉर्न्स थे, और जो बाकी 2 थे वो ओनली चिल्ड्रन थे। तो जो फर्स्ट बॉर्न्स थे वो ओवर रिप्रेजेंटेटिव थे इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक, तो इसी तरह से डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं जिससे एडलर के जो बर्थ ऑर्डर है वो उस जो उसने एक्सप्लेनेशन दी उससे काफ़ी हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे होते हैं।